तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चर्चा करेंगे लॉरेंज फोर्स की। ये देखते हैं कि लॉरेंज फोर्स है क्या, और लॉरेंज ने किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल का निर्धारण कैसे किया। कैसे उन्होंने जांच किया कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा। तो आइए सबसे पहले परिभाषित करते हैं व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। परिभाषा यहाँ पे लिख दी गई है। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। क्योंकि इस बल की खोज जो है डच भौतिक शास्त्री जो है लॉरेंज ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। काफ़ी अध्ययन किया उन्होंने और ये देखा कि जो बल लग रहा है वहाँ पर, उस बल का परिमाण 4 राशियों पर निर्भर करता है। वो 4 राशियाँ कौन कौन सी है। पहली राशि ये है कि जो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, उस आवेश के परिमाण यानी कि उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुक्रमानुपाती होता है बल। तो पहला जो है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्य करने वाले बल का जो परिमाण है नंबर 1, ये 4 राशियों पर निर्भर कर रहा है। पहली राशि है आवेश के परिमाण कैपिटल Q के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात आवेश की वैल्यू, उसके परिमाण का मान जितना अधिक होगा उस पर बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाते B। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक स्ट्रांग होगा उतना ही अधिक उस आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा, है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो उस आवेश पर लगने वाले बल का मान भी बढ़ता जाएगा। तीसरा कारक ये है आवेश के वेग भी के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाते भी। आवेश जितना तेजी से गति करेगा उतना तेजी से उस पर लगने वाले बल का मान बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आवेश का वेग अगर बढ़ता जाएगा तो उस पर कार्य करने वाले बल का परिमाण भी बढ़ता जाएगा। और चौथा है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाते साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है थीटा कौन सा एंगल है, थीटा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर V और आवेश के वेग के बीच का जो एंगल होगा वो उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। जहाँ थीटा कौन सा कोण है, थीटा जो है B और V के बीच का कोण है। ये चीज़ कन्फर्म होना चाहिए कि जो थीटा कोण है वो किसके किसके बीच का है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और आवेश के परिमाण, आवेश जो गति कर रहा है उसके वेग की दिशा, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल का परिमाण इन 4 राशियों पर निर्भर कर रहा है। पहली राशि है आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है आवेश के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा है आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B और आवेश के वेग वेक्टर V के बीच का कोण है। तो लॉरेंज ने काफ़ी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण इन 4 राशियों पर निर्भर करता है। अब इन 4 राशियों को मिला करके वो बल के मान का निर्धारण करेंगे। हम ये देखते हैं कि उस पर आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण कितना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है उपरोक्त सभी को मिलाकर लिखने पर। चलिए अब इसके आगे की गणित फिर से देखते हैं। उपरोक्त सभी को जब मिला देंगे तो अपना जो व्यंजक होगा वो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाते Q V B साइन थीटा के, या अनुक्रमानुपाती चिन्ह को जब हटाएंगे तो एक नियतांक का गुणा करना पड़ेगा K इंटू Q V B साइन थीटा। इसको पहला इक्वेशन हमने मान लिया। ये लॉरेंज के द्वारा निर्धारित बल का परिमाण है, जहाँ जो K है वो एक नियतांक है, K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है यहाँ पर B, उसका मान इस प्रकार से चयनित किया जाता है, उसका मान इस तरीके से निर्धारित किया जाता है कि K का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि K इक्वल टू 1 हो, यानी कि वो कंडीशन लागू कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि K की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो समीकरण 1 से
के इक्वल टू 1 हो तो समीकरण 1 से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? तो लॉरेंज बल का जो परिमाण है वो क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए और हमारा यही अभीष्ट व्यंजक हो गया। लॉरेंज बल किसे कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दो स्थितियों की बात हम करेंगे, दोनों स्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कब इसका मान अधिकतम होता है और कब मान न्यूनतम होता है। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो हम 3 स्थितियों की बात करेंगे। पहली स्थिति यहाँ पे है, स्थिति फर्स्ट है कि यदि मान लीजिए कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, उसका वेग क्या है? 0। तो यदि v इक्वल टू 0 हो, यदि v बराबर 0 हो तो समीकरण 2 से साफ साफ दिख रहा है कि f इक्वल टू किसके हो जाएगा? समीकरण 2 से f बराबर v का मान जब 0 रखेंगे तो f का मान क्या हो जाएगा? 0। f बराबर किसके हो गया? 0 के हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसको आप लोगों को लिखना है। यदि v इक्वल टू 0 हो तो समीकरण 2 से f इक्वल टू 0, अर्थात यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम स्थिति सेकेंड देखते हैं। सेकेंड स्थिति में देखते हैं कि इसमें क्या ले रहे हैं। स्थिति सेकेंड, इतना लिखने के बाद नीचे आपको लिखना है कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, अर्थात उस पर कार्य करने वाले बल का मान 0 होगा। दो स्थितियां एंगल थीटा पर निर्भर करेंगी। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा किसके हो? 0 डिग्री हो तो समीकरण 2 से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा में अगर समीकरण 2 से साइन थीटा में अगर हम क्या रख दें, थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो F इक्वल टू क्यू भी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए इस कंडीशन में भी बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी हो गया 0 के। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस साइन 0 डिग्री इक्वल टू किसके हो गया? 0 के। तो दूसरी स्थिति में भी हमें देख रहे हैं कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आवेश गति करे तो उस पर लगने वाले बल का मान 0 होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अर्थात यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की समांतर गति करता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लिखने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, अर्थात उस पर कार्य करने वाले बल का मान 0 होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, अर्थात उस पर कार्य करने वाले बल का मान 0 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश की गति की दिशा एक ही हो, अर्थात आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र की समांतर गति करे तो उस स्थिति में भी उस पर लगने वाले बल का मान 0 होगा, उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा? 0 होगा। तो दो स्थितियों में जो है बल 0 है, अर्थात न्यूनतम है। लॉरेंज बल का मान न्यूनतम कब होगा? दो स्थितियों में, अगर जो आवेश है विरामावस्था में हो चुंबकीय क्षेत्र में, और दूसरा है आवेश किस दिशा में गति करे? चुंबकीय क्षेत्र की समांतर गति करे। स्थिति थर्ड की हम बात करेंगे। हमें देखेंगे कि इस कंडीशन में जो लॉरेंज फोर्स का मान है वो कितना है। तो स्थिति जो थर्ड है यहाँ पे, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो समीकरण 2 से हम देखते हैं, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1 होता है। तो यहाँ पे F का मान आ जाएगा क्यू भी बी, और ये अधिकतम लॉरेंज फोर्स है, ये अधिकतम लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। तो हमने ये देखा कि लॉरेंज फोर्स क्या है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज ने यह देखा कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्य करने वाले बल का परिमाण 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या हो गया? आवेश के परिमाण Q के अनुपाती होता है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b के अनुक्रमानुपाती होता है, आवेश के वेग v के अनुक्रमानुपाती होता है और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां थीटा जो है वेक्टर आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का कोण है। तो लॉरेंज ने देखा कि लगने वाले बल का परिमाण 4 कारकों पर निर्भर कर रहा है और इसके आधार पर उन्होंने चारों कारकों को मिला करके एक समीकरण तैयार किया F = QVB sin थीटा। तो ये लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है। इस फार्मूले या इस सूत्र के आधार पे, इस समीकरण के आधार पे, 3 स्थितियों के आधार पे उन्होंने निर्धारित किया कि लॉरेंज फोर्स का मान कब न्यूनतम होगा और कब अधिकतम होगा। तो पहली स्थिति में उन्होंने देखा कि यदि वेग v = 0 है, अर्थात जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है, तो उस अवस्था में कार्य करने वाले बल का मान 0 है। दूसरी स्थिति में ये देखा कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस स्थिति में भी लॉरेंज फोर्स का मान 0 होता है, अर्थात न्यूनतम होता है। और तीसरी स्थिति में ये देखा कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान अधिकतम होता है। तो ये हो गया लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज ने, फिर से हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि लॉरेंज ने क्या किया। लॉरेंज ने पता लगाया कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर एक बल लगता है और उन्हीं के नाम के आधार पर इस बल का नाम दे दिया गया है लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स का मान कितना होता है उसका भी उन्होंने निर्धारण किया और वो मान होता है F = QVB sin थीटा। और इसका मान न्यूनतम कब होता है और अधिकतम कब होता है ये भी उन्होंने निर्धारित कर दिया। तो इसको आप अच्छी तरीके से वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और इसके बाद नोट्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।